नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। पिछले कुछ सालों में भारत ने खुद को किसी भी स्तर के युद्ध से निपटने लायक बनने में कड़ी मेहनत की है। इसी कड़ी में भारतीय नेवी ने सतह से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल MRSAM की सफल टेस्टिंग की है। INS विशाखापट्टनम से की गई मिसाइल की टेस्टिंग सफल रही। इसका मतलब है कि भारत की नौसेना दुश्मन के किसी भी पोत को इस मिसाइल द्वारा तबाह कर सकती है। MRSAM को संयुक्त रूप से DRDO और IAI ने डेवलप किया है। भारतीय नौसेना ने इस मामले में एक बयान जारी करते हुए बताया कि भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत के प्रति नेवी की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बता दें कि इससे पहले ये मिसाइल हवा में भी जहाजों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता को साबित कर चुकी है। कुछ महीने पहले हुए एक परीक्षण में मिसाइल ने एक तेज गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मिसाइल ने हवा में तेज गति से उड़ रहे विमान का पीछा कर उस पर सीधा अटैक किया। MRSAM का आर्मी वर्जन भारत के DRDO और इजराइल की IAI द्वारा भारतीय सेना के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर प्रणाली शामिल है। डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन में परीक्षण के दौरान पूरी फायर यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों के रूप में भारत की सशस्त्र बलों को एक और शानदार हथियार मिला है। भारत सरकार दूर दराज इलाकों से बेहतर एयर कनेक्टिविटी बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एम्ब्रेयर और रूस की सुखोई सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी। इसके तहत छोटे छोटे विमान बनाने को लेकर डील की जाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 सीटर विमानों का गुजरात में प्रोडक्शन होगा। डील को लेकर प्रारंभिक बातचीत हो गई है। पार्टनरशिप में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% होगी और विदेशी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट बन चुका भारत अपने बेड़े में छोटे विमानों को बढ़ाना चाहता है ताकि सीमित क्षमता और छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट से भी इन्हें चलाया जा सके। इससे ज्यादा लोग हवाई सफर कर सकेंगे। सरकार के नियमों के मुताबिक हर एयरलाइंस को कश्मीर और चीन से लगी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर समेत दूर दराज के रूट पर अपनी कैपेसिटी से कम 10% विमान चलाना होता है। ऐसी स्थिति में छोटे विमान ज्यादा उपयोगी होंगे क्योंकि उनमें ज्यादातर सीटें भर सकेंगी। एयरबस SE के अनुमान के मुताबिक भारत को 2040 तक 2210 विमानों की जरूरत होगी, जिसमें 80% छोटे विमान होंगे। ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ भारत की प्रारंभिक बातचीत पूरी हो गई है। सुखोई ने स्थानीय स्तर पर विमान के प्रोडक्शन में रुचि दिखाई है। ATR को भी अप्रोच किया गया है, जो कि एयरबस और लियोनार्डो स्पा का ज्वाइंट वेंचर है। भारत में क्षेत्रीय रूटों के लिए ATR के छोटे प्लेन बड़ी भरपाई करते हैं। इनमें से इंडिगो 29 प्लेन के साथ ऑपरेट करती है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर हिंदुस्तान की प्रमुख भाषाओं में एक पंजाबी भाषा ने अपने बढ़ते प्रभाव का ऐसा डंका बजाया है जिससे उनकी हुकूमत को अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में पहले से निर्धारित सब्जेक्ट्स में पंजाबी को भी शामिल करने पर मजबूर होना पड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में सिखों की आबादी 2,10,000 से अधिक थी, जो अब डबल हो चुकी है। वैसे मांग तो बहुत पहले से उठ रही थी, पर देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल में लागू की अपनी नई शिक्षा नीति में अब पंजाबी भाषा को भी जोड़ दिया है। उनके इस निर्णय को भारत सरकार और प्रत्येक भारतीयों ने खुले दिल से सराहा है। दरअसल ये निर्णय उन देशों को भी संबल देगा जहां जहां भारतीयों की आबादी हाल के दशकों में बेतहाशा बढ़ी है। फिजी, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई मुल्क हैं जहां हिंदुस्तानी लोग हिंदी पंजाबी बोलते हैं और उन्हें देखा देख दूसरे लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। इस कतार में अन्य और भी कई ऐसे देश हैं जिनमें हिंदी पंजाबी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग जोरों से उठ रही है। कहते हैं कि भाषा का बढ़ता प्रभाव बहती हवाओं और उड़ते परिंदों से लिखा होता है, जिसे रोक पाना समाज क्या सरकार के लिए भी मुश्किल होता है। नए निर्णय के तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने सभी निजी
व सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में पंजाबी को पढ़ाने का फैसला किया है, जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रमों में अब से पढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांत जिनमें विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड ऐसे हैं जहां पंजाबियों की बहुतायत है। इसके अलावा समूचे देश में करीब 10% आबादी इन्हीं से सुशोभित होती है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो रेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मेट्रो रेल के 3 कोच आगरा डिपो पहुंच गए हैं। आगरा रेल प्रोजेक्ट के एमडी सुशील कुमार ने विधि विधान के साथ कोचों को डिपो में उतारा। आगरा मेट्रो सरकार की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत गुजरात के वडोदरा में बनाई गई है। शुरुआत में आगरा मेट्रो के लिए कुल 28 और प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए 6 ट्रेनें होंगी। आगरा मेट्रो परियोजना के लिए मेट्रो ट्रेन पीले रंग की है और ये अति आधुनिक तकनीक और निर्बाध डिजाइन से लैस है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए मेट्रो ट्रेन का स्वरूप 8 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनावरण किया गया था। सभी मेट्रो ट्रेनें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस हैं और इसमें 35% तक ऊर्जा की बचत होगी। ट्रेनों में कार्बन डाइऑक्साइड आधारित सेंसर भी लगे हैं जो ऊर्जा की बचत करते हैं। यात्री ट्रेनों के बढ़ते भार के साथ CO2 आधारित सेंसर परिवेश का तापमान प्रदान करते हैं। ट्रेनों का प्रबंधन और संचालन विश्व स्तरीय आगरा मेट्रो डिपो से किया जाएगा और स्वचालित CBTC मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे ट्रेन संचालन बिल्कुल सुरक्षित और कुशल हो जाएगा। प्रयागराज में 137 कंपोजिट इको टास्क फोर्स के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी अपनी लड़ाकू वर्दी पहनकर एक मिशन पर निकले हैं। ये गंगा टास्क फोर्स के रूप में भी जाना जाता है। उनका मिशन तटों को साफ करना और देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के किनारे मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण करना है। गंगा टास्क फोर्स नमामि गंगे कार्यक्रम के जन भागीदारी घटक के तहत प्रादेशिक सेना की एक विशेष इकाई है। यूनिट को उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वनीकरण, नदी प्रदूषण की निगरानी, घाटों की गश्त, जन जागरूकता अभियान और नागरिक प्रशासन की सहायता जैसी गतिविधियों के माध्यम से गंगा नदी का कायाकल्प करने के लिए अनिवार्य किया गया है। गंगा टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेदव्रत वैद्य ने कहा कि हम सिर्फ गंगा में फूल और अन्य सामग्री फेंकने जैसी गतिविधियों की जांच के लिए घाटों पर गश्त करते हैं। जैव विविधता को देखने और इसकी जांच करने के लिए नाव से गश्त करते हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि जो मछुआरे गंगा में मछलियां पकड़ते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से ना करें और अवैज्ञानिक तरीके से करें। गंगा में वनस्पति, जीव और जलीय प्रजातियां सुरक्षित रहें। जब से नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में वापस शुरू किया गया था, पवित्र नदी को साफ करने और इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। गंगा टास्क फोर्स के अलावा NMCG स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन में स्वच्छ गंगा के अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदायों के स्वप्रेरित स्वयं सेवकों की एक सेना को भी शामिल किया है। गंगा प्रहरी या गंगा के संरक्षण के रूप में पहचाने जाने वाले वो जैव विविधता संरक्षण और नदी की स्वच्छता के लिए काम करते हैं। गंगा प्रहरी गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों तक पहुंचते हैं ताकि उन्हें नदी की जैव विविधता की रक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। NMCG और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ साझेदारी में लोगों के इस उत्साही समूह को विविध कौशल में राष्ट्रीय, राज्य और साइट स्तरीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें पारिस्थितिक सर्वेक्षण, जलीय प्रजातियों के बचाव और पुनर्वास, जागरूकता बैठकों और लोगों के साथ सामाजिक संपर्क करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थानीय लोगों के साथ होली खेली। उन्होंने रंगों के त्योहार से पहले स्थानीय लोगों को शुभकामनाएं भी दी। BSF, जिसे रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। एक महिला जवान ने कहा कि स्थानीय लोग BSF कैंप में हर त्योहार पर आते हैं और जश्न मनाते हैं। हम होली मना रहे हैं। जब जवान यहाँ हैं, तो स्थानीय लोग भी उत्सव में शामिल हो गए हैं। वो हमारे पास आते हैं और हर त्योहार मनाते हैं। जब हम उनके आसपास होते हैं तो हम घर से बहुत दूर महसूस नहीं करते। हम बताना चाहते हैं कि लोग दुनिया में बेफिक्र होकर त्योहार मनाएं। सीमाएं सुरक्षित हैं।
एक अन्य जवान ने भी होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग रहा है। सीमाओं पर नागरिक आबादी बहुत सहायक है। वो हमारे पास हर त्योहार को एक साथ मनाने के लिए आते हैं। ये हमें बहुत खुशी देता है जब वो यहाँ हमारे साथ त्योहार मनाते हैं। मैं त्योहार से पहले लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रंगों के त्योहार को खुशी के साथ मनाएं। हम सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं और चिंता करने की कोई वजह नहीं है। वो एक परिवार की तरह है। जब हम अपने प्रियजनों को घर पर वापस याद करते हैं, खासकर त्योहारों पर, तो वो हमारे साथ जश्न मनाकर हमारी आत्माओं को उठाते हैं। हम एक साथ समय बिताते हैं। मैं होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जबकि उत्तर भारत में होली 2 दिनों में मनाई जाती है। इसकी तैयारी और सभी संबंधित कार्यक्रम एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाते हैं। चारों ओर सांप्रदायिक तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच बनाई गई इस दीवार को तोड़ दिया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में निकाह पढ़ा गया, वो भी ऐसे मंदिर में जिसे विश्व हिंदू परिषद संचालित कर रहा है। विहिप पदाधिकारियों ने ही लड़की के माता पिता की मांग पर उन्हें मंदिर के हॉल में निकाह कराने की स्वीकृति प्रदान की। मंदिर परिसर में बने हॉल में ही मौलवी, वकील और दोनों पक्षों के लोग एकत्र हुए। यहीं पर मौलवी ने दोनों का निकाह पढ़वाया और वकील की देखरेख में सभी रस्में पूरी की गई। इस निकाह के सत्यनारायण मंदिर परिसर में संपन्न होने से जहां रामपुर में रह रहा मुस्लिम समाज काफी खुश है, वहीं हिंदू धर्म ने भी इसे सकारात्मक तरीके से लिया है। इस निकाह की खास बात ये है कि पूरी रस्में विश्व हिंदू परिषद अधिकृत मंदिर परिसर में मौलवी द्वारा पूरी की गई। वर वधू की ओर से कबूल है कहा गया और निकाह पूरा हुआ। इसके बाद वर और वधू के परिजन ने एक दूसरे को गले लगाकर निकाह संपन्न होने की बधाई दी। बाद में मंदिर परिसर में शाकाहारी भोज का आयोजन किया गया। रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में मुस्लिम जोड़े का यह निकाह 3 मार्च को पढ़ा गया। इसमें न केवल लड़का लड़की के मुस्लिम परिजन शामिल हुए, बल्कि इलाके के हिंदू लोगों ने भी नव दंपति को आशीर्वाद दिया। मंदिर में हुए इस मुस्लिम निकाह की चर्चा पूरे सूबे में है और हर कोई सर्वधर्म समभाव की सराहना कर रहा है। परिवार की ओर से इसके लिए बाकायदा कार्ड छपवाए गए थे। कार्ड में ही मंदिर में निकाह किए जाने का जिक्र था। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। बाकी आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।